सूरज अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। सूरज के पिता विष्णु प्रसाद अपने ही गांव की एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो फैक्ट्री सेठ कांतिलाल की थी, जहां कपड़े पर डिजाइनों की छपाई का काम होता था। विष्णु प्रसाद को कांतिलाल के लिए काम करते हुए कई साल हो गए थे, लेकिन फिर भी कमाई इतनी नहीं थी कि घर का खर्च अच्छे से चल सके। चलिए ना, माँ बाबा कितने साल हो गए, हम लोग गांव से बाहर ही नहीं निकले। चलिए ना, इस बार हम सब शहर चलते हैं, ताऊजी के यहां होकर आते हैं कुछ दिनों के लिए। नहीं बेटा, रहने दे, फालतू में खर्चा हो जाएगा, आना जाना, और फिर भाई साहब के यहां खाली हाथ भी तो नहीं जा सकते ना। वो जब भी हमारे यहां आते हैं कितना कुछ लेकर आते हैं। क्या बाबा, ऐसे कब तक चलेगा? समझा कर बेटा, मैं मजदूर आदमी हूं, घर का खर्चा किसी तरह चल जाता है, वही बहुत है। इतना कहकर विष्णु प्रसाद वहां से चला जाता है। सूरज भी दुखी हो जाता है। फिर वो अपनी माँ से कहता है, माँ बाबा को इतने साल हो गए सेठ की फैक्ट्री में काम करते हुए, पगार बढ़ाना तो दूर की बात है, कई बार तो वक्त पर पैसे भी नहीं मिलते। बाबा ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? हम सब शहर चलते हैं, वहां अच्छी कमाई होगी। नहीं बेटा, तेरे बाबा गांव छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। शहर की दुनिया दूर से ही अच्छी लगती है। यहां कम से कम हमारे पास अपना घर तो है। ठीक है माँ, तो फिर मैं ऐसा करता हूं कि मैं भी बाबा के साथ फैक्ट्री जाने लगता हूं। एक की जगह दो लोग कमाएंगे तो ठीक रहेगा ना। सूरज को घर चलाने में अपने बाबा की मदद करनी थी, इसीलिए अगले ही दिन वो अपने बाबा के साथ फैक्ट्री पहुंच गया। ठीक है, तेरे लड़के को काम तो मिल जाएगा विष्णु, लेकिन एक बात साफ कह देता हूं, तेरी पगार से आधी ही दूंगा इसे। अरे पर क्यों मालिक, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा काम करके दूंगा, फिर पगार आधी क्यों? अच्छा, तो तेरे मुंह में जुबान भी है। कल का लड़का, तुझे पता भी है कितना बारीक काम होता है मेरे यहां। एक गलती से पूरा कपड़ा बर्बाद हो सकता है। पहले यहां आकर काम सीख। तुझे आधी पगार दे रहा हूं, उसे ही गनीमत समझ। लेकिन मालिक, ये तो गलत। सूरज सेठ का खुलकर विरोध करता, उससे पहले ही उसके पिता विष्णु प्रसाद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लिया और खुद सेठ से बोला, माफ कर दीजिए मालिक, बच्चा है, जानता नहीं क्या कह रहा है। ये करेगा काम, आप जो दोगे आपकी मेहरबानी। ठीक है, तू कह रहा है इसलिए रख रहा हूं इसे, कल से ले आना इसे। और हां, जितना जल्दी हो सके इसे सिखा दे यहां के तौर तरीके। आगे से इसने मेरे सामने मुंह चलाया ना, तो इसके साथ साथ तेरी नौकरी भी जाएगी, समझा? इतना कहकर कांतिलाल वहां से चला जाता है। उसके जाते ही सूरज अपने पिता से, बाबा, आप इस सेठ से इतना डरते क्यों? ये गलत कर रहा है हमारे साथ। सूरज, चुप हो जा, मालिक ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। हम गरीबों को काम देने वाले एक वही तो हैं, अगर यहां से निकाले गए तो क्या करेंगे? तू ही बता जरा, न खेती के लिए जमीन है और न ही गांव में और कोई काम धंधा। जो है वो अपने सेठ जी ही है, कभी उनके सामने अपनी जुबान मत खोलना, समझा ना? सूरज सेठ कांतिलाल की चालाकी समझ रहा था, लेकिन अपने पिता को समझा नहीं पा रहा था। कांतिलाल एक नंबर का कंजूस आदमी था, साथ ही लालची और मतलबी भी। वो गांव के सीधे साधे लोगों से जी तोड़ मेहनत करवाता था और बदले में बहुत कम मजदूरी देता था। जब भी कोई पैसे बढ़ाने को कहता, उसके पास एक ही जवाब होता था, पैसे बढ़ा दो, पैसे बढ़ा दो। अरे कहां से और कैसे बढ़ा दूं? तुम लोग पहले प्रोडक्शन तो बढ़ाओ। हाथों में सफाई नाम की चीज नहीं है, ऊपर से काम देखते ही कमर टूटती है तुम कामचोरों की। जब तक मेरा मुनाफा नहीं बढ़ता, किसी का पैसा नहीं बढ़ेगा। काम करना है तो करो, वरना निकलो यहां से। हर बार यही कहकर सेठ अपने मजदूरों की बोलती बंद कर देता था। ऐसा नहीं था कि उसकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम था। उसके यहाँ का हर मजदूर पूरी मेहनत से अपना काम कर रहा था, जिससे सेठ की अच्छी कमाई भी हो रही थी। लेकिन वो अपना मुनाफा अपने मजदूरों के साथ बांटना नहीं चाहता था। चाहे कोई त्योहार हो या फिर किसी की मजबूरी, वो कभी अपने मजदूरों की मदद नहीं करता था। सूरज शुरुआत के कुछ ही दिनों में सेठ की चालाकी समझ गया था, लेकिन वो जब भी सेठ के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता, विष्णु उसे रोक लेता था।
फिर एक दिन अचानक फैक्ट्री में काम करते हुए विष्णु का एक हाथ मशीन में आ जाता है। सूरज घबराया हुआ सेठ के पास जाता है और कहता है, मालिक, बाबा के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, आप कुछ मदद कर दीजिए। अच्छा, मैं तुझे बेवकूफ दिखाई देता हूं क्या? एक तो तेरे बाप की वजह से मेरी मशीन बंद पड़ गई, पूरे 2 दिनों तक काम नहीं हो पाया कुछ भी। उसका जितना नुकसान हुआ है वो काटूंगा तेरी पगार से, समझा? चल अब दफा हो मेरे सामने से। सूरज बहुत कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो चुप ही रहा, क्योंकि वो समझ चुका था कि सेठ से कुछ भी कहकर कोई फायदा नहीं था। वो चुपचाप वहां से चला गया। सेठ ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। उसने उस महीने सूरज को एक भी पैसा नहीं दिया। विष्णु का बकाया पैसा देने से भी उसने इनकार कर दिया। सूरज खून का घूंट पीकर काम करता रहा। सही वक्त पर इलाज नहीं मिल पाने की वजह से विष्णु ने अपना एक हाथ खो दिया। अब वो काम नहीं कर सकता था। सारी जिम्मेदारी सूरज पर ही थी। उसने कई बार सेठ से उसकी पगार बढ़ाने को कहा, लेकिन सेठ हर बार कुछ न कुछ कहकर टाल देता था। सूरज ने अब सेठ से कुछ भी कहना बंद कर दिया और चुपचाप अपना काम करता रहा। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन, मालिक मालिक, जल्दी चलिए। अरे क्या हो गया? क्या कर दिया अब तुम कमबख्तों ने? मालिक, पता नहीं क्या हो रहा है, हम जो भी कपड़ा रंग रहे हैं उस पर चींटियां आ रही हैं, सारा डिजाइन बर्बाद हो गया मालिक। क्या बकवास है? चींटियां? वो कैसे आ सकती हैं? सेठ खुद जाकर देखता है। उस मजदूर की बात सच थी। छपाई किए हुए सारे कपड़ों का डिजाइन सूखने से पहले ही खराब हो गया था, क्योंकि कपड़े पर खूब सारी चींटियां आ गई थी। वो गीले रंग पर चल रही थी, जिससे सारा डिजाइन खराब हो गया था। ये देखकर सेठ गुस्से से बोला, ये क्या कर दिया? अरे तुम लोग मेरी जान के दुश्मन बने बैठे हो, कितना नुकसान कर दिया। कैसे आई ये चींटियां? कहां से आई? मालिक, जरूर रंग में कुछ गड़बड़ है, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आप रंग वाले से बात करो और इस कपड़े की चिंता मत करो। आप ऐसा करते हैं, इस सारे कपड़े को पूरा रंग करवा देते हैं, फिर इस पर दूसरे रंग से फिर से डिजाइन बना देंगे। हाँ, अब और कर भी क्या सकते हैं? हे भगवान, कितना खर्चा हो जाएगा। सेठ जिसके यहां से रंग खरीदता था उसे फोन करके गुस्सा करता है और नया रंग भेजने को कहता है। दूसरी तरफ खराब हुए कपड़े को ठीक करने में भी उसके काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। नए रंग के साथ भी वही होता है जो पहले हुआ था। नए डिजाइन पर भी सूखने से पहले चींटियां रेंगने लगती हैं और फिर से सेठ का बड़ा नुकसान हो जाता है। इतना ही नहीं, उसकी फैक्ट्री की मशीनें भी एक एक कर खराब होने लगती हैं। सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। वो बहुत दुखी था, लेकिन इससे उलट सूरज बहुत खुश था, क्योंकि ये सब उसी ने तो किया था। वो हर रोज अपने खाने के डिब्बे में खाने की जगह पिसी हुई चीनी लेकर फैक्ट्री आता था और सबकी नजरों से बचाकर उसे रंग वाले डिब्बे में मिला देता था। चीनी के रंग में घुल जाने की वजह से कपड़े पर चींटियां आ रही थीं। इतना ही नहीं, मशीनों के खराब होने के पीछे भी उसी का हाथ था। वो सेठ से अपना बदला ले रहा था। लेकिन एक दिन विष्णु ने सूरज को अपने खाने के डिब्बे में चीनी भरते हुए देख लिया। उसने सूरज से पूछा, अरे सूरज, ये चीनी कहां लेकर जा रहा है? ये तो तेरा खाने का डिब्बा है ना? बाबा, वो मैं ये चीनी वो। विष्णु सूरज की घबराहट देखकर समझ जाता है कि वो कोई गड़बड़ कर रहा है। वो सूरज से जोर देकर पूछता है तो सूरज उसे सारी सच्चाई बता देता है। इस पर वो सूरज को बहुत डांटता है और उसे लेकर सेठ के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है और माफी मांगते हुए कहता है, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी मालिक। आप हमारे अन्नदाता हैं और इसने आपसे ही गद्दारी की। आज मैं आपको नहीं रोकूंगा, आपको इसे जो सजा देनी है दे दीजिए। नहीं विष्णु, इसने मुझसे गद्दारी नहीं की है, बल्कि मेरी आंखें खोली हैं इसने। मैंने हमेशा अपने मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाया, खुद कमाया, लेकिन कभी अपने मजदूरों की पगार नहीं बढ़ाई। तुम्हारे साथ भी तो कितना गलत किया मैंने। तुम चाहते तो इसकी गलती छिपा सकते थे, लेकिन तुमने अपनी ईमानदारी निभाई जो मैंने कभी नहीं निभाई। मैंने जो किया मुझे उसी की सजा मिली है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। सेठ से ऐसे बर्ताव की उम्मीद किसी ने नहीं की थी, लेकिन ये सच था। नुकसान उठाकर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। अब वो अपने मजदूरों से अच्छा बर्ताव करने लगा, साथ ही
काबिलियत के मुताबिक उसने सबकी पगार भी बढ़ा दी।